दोस्तों, कि एक इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और वहीं आपको दूसरा इंसान दिख जाता है और इंसान से आप हेल्प मांगती हैं, लेकिन वो दूसरा इंसान आपकी हेल्प करने के बजाय उल्टा वो पहले इंसान के साथ मिलकर आपके साथ गलत करने लगता है। ना आप उन दोनों को जानते हो और ना ही आपकी उनसे कोई दुश्मनी है। ये सब चल ही रहा होता है कि आपको कोई तीसरा इंसान दिखता है और आप उस तीसरे इंसान से हेल्प मांगते हो, लेकिन वो तीसरा इंसान भी आपकी हेल्प करने के बजाय उल्टा वो उन दोनों का साथ देने लगता है और आपके साथ गलत करने लगता है। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक सच्ची घटना है जो दिल्ली के सराय काले खां में घटी एक 34 साल की लड़की के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये कहानी है एक 34 साल की लड़की की, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, पुरी डिस्ट्रिक्ट से। पिछले 8 सालों से नेकी का रास्ता अपना रही है। वो लोगों की सहायता करती है, गरीब लोगों की सहायता करती है, लोगों में जागरूकता पहुंचाती है। तो और उसने मास्टर्स भी सोशल वर्क पे ही किया हुआ होता है, जो कि उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर से उसने किया था। वो कलिंगा नेटवर्क में भी एज अ रिसर्च फेलो के रूप में काम कर चुकी है और स्वच्छता जागरूकता के लिए महिला शक्ति काउंसलर भी रह चुकी है वन स्टॉप सेंटर में, जो कि पूरी उड़ीसा में है। कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी मुलाकात एक के बंदे से होती है जो कि उसका दोस्त होता है, और फिर वो दोस्त उसे दिल्ली बुलाता है। उसे ये कहता है कि यहाँ पर उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन लड़की को नहीं पता होता है कि दिल्ली में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी और भी बहुत कुछ मिलता है। कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसका दिल्ली का दोस्त ने जो उसके अंदर चीज़ें भरी हुई होती हैं, तो इस वजह से वो अपने घर से भाग जाती है। 9 मई 2024 में अपने घर वालों को बिना बताए, माता पिता को बिना बताए वहाँ से भाग जाती है और दिल्ली में आके अपने एक जानकार यहाँ रहने लगती है। उनसे ये झूठ बोल के वो रहती है कि उसकी यहाँ पर बैंक में नौकरी लग गई। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद लड़की के माता पिता रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। 9 जून 2024 में ही वो पुलिस स्टेशन कुम्हारपाड़ा में कराते हैं। महीने बाद 9 जून 2024 में उसके माता पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुम्हारपाड़ा पुलिस स्टेशन में करा देते हैं। जब ये बात दिल्ली में पता चलती है तो वो उसे वापस उड़ीसा जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती। उसके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार हो गया था, ये अब तक कोई नहीं जानता। चक्करों की वजह से वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि वो अपना दिमागी हालत खो बैठती है और फिर वो वहाँ से जानकार यहाँ से भाग जाती है। एक तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, ऊपर से वो इधर उधर जा रही होती है, रेलवे स्टेशन पे रहती है, कभी बस स्टॉप पे सो जाती है या कभी फुटपाथ पे भी वो सो जाती है। होता है 10 और 11 अक्टूबर का के समय। वैसे तो सराय काले खां भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन उस दिन सन्नाटा था। वो लड़की लाल कुर्ता पहन के सड़क किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ से मनोज नाम का एक कबाड़ी वाला गुजर रहा होता है, अपने का दुकान बंद करके। उसने काफ़ी ज़्यादा दारू पी हुई होती है, इतना उसने पी रखा होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, आके चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है। दूर से देख के पहचान जाता है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उस लड़की को देखकर उस खुद वाले के अंदर एक अलग सा जुनून छा जाता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद वो उसे बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद एक कोने में लेके चला जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है। चल ही रहा होता है कि वहाँ पर से एक भिखारी गुजरता है, नाम शमशूल होता है। शमशूल एक दिव्यांग भिखारी होता है, लेकिन वो बहुत ही कार इंसान होता है। वो हमेशा दारू के नशे में ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगेगा और उसके बाद जब पैसे मिलेंगे उससे दारू पिएगा। वो वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी वो उस लड़की को देखता है प्रमोद के साथ गलत काम करते हुए।
ने ये दृश्य देखा, उसके अंदर भी एक अलग सा जुनून आ जाता है, उसके अंदर भी आग भड़क जाती है। उल्टा वो दोनों उसे देखकर इतने की तरह उसे नोचने लगते हैं जैसे वो कोई हैवान हो। से तो शमशूल चल नहीं पाता, दिव्यांग है, लेकिन उस लड़की पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि हम जिस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं वो एक दिमागी तौर पे बीमार लड़की है। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो जाता है उन दोनों की दरिंदगी करते हुए। तभी वहाँ से एक ऑटो वाला गुजर रहा होता है जिसका नाम होता है प्रभु महतो। उसने भी दारू पी रखी होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। जब वो ऑटो लेके चल रहा होता है तभी वो गिद्ध की तरह उस लड़की को नोचते हुए देखता है, लेकिन उस इंसान के अंदर भी दया भाव नहीं जागता। उल्टा उसे भी वही सब करना होता है। उसके अंदर भी एक अलग सी हलचल होने लगती है और फिर वो तीनों मिलकर उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, दोनों का मन भर जाता है, भिखारी और कबाड़ी का मन भर जाता है, तो वो दोनों उसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु महतो का भी मन नहीं भरा होता है, तो वो उसे ऑटो में लेके जाता है। उस बेचारी पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा होता है और वो लड़की इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है इन सब के बाद कि वो अपने आप को नहीं बचा पा रही होती है। फिर वो उसे ऑटो में बिठा के उसे 1 किलोमीटर दूर ले जाके एक सुनसान जगह पे रोकता है और वहाँ पर उसके साथ गलत काम करने लगता है। इतना तरीके से ये सब करते हैं कि लड़की के आने लगता है, लथपथ हो जाती है और फिर प्रभु महतो का जब मन भर जाता है तो वो उसे दोबारा ऑटो में बिठाता है और उसे सराय काले खां रोड पर लाकर वापस फेंक देता है, जैसे वो कोई फेंकने की चीज़ हो। के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत होता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह हिम्मत जुटा के वो थोड़ा आगे चलने लगती है। रोड पर सीधा चलते चलते वो एक जगह जाके बेहोश हो जाती है और वहाँ पर वो गिर जाती है और खून बहता रहता है, वो खून से लथपथ होती है। होता है 3:15। जब वहाँ से एक नेवी का सोल्जर गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है जो खून से लथपथ होती है और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहा होता है। फिर वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँचती है, उसे एम्स में भर्ती कर दिया जाता है। को देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। बाद पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन लड़की दिमागी तौर पे बीमार होती है और उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो उससे बात कर सके। सब कुछ चल ही रहा होता है, केस का पुलिस को पता चलता है तो एक बहुत बड़े अधिकारी इस केस को करने के लिए आते हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार होते हैं। वो में बनाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस बीच लड़की का अभी बयान नहीं आता है क्योंकि वो अभी बात करने की हालत में नहीं होती। वहाँ पर उड़ीसा की एक कांस्टेबल को उसके साथ रखा जाता है और 1-2 दिन के लिए वो उसके साथ रहती है ताकि लड़की से वो पूछताछ कर सके अपने तरीके से। जब ये पूछताछ खत्म होती है तो वो हेड कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल उन्हें बताती है कि लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। 3 लोग में से एक विकलांग होता है, एक ऑटो वाला होता है। तो ये जब पता चलता है उसके बाद पुलिस दिनों के अंदर उन तीनों को पकड़ लेती है, लेकिन ये 10 टीमें जो उन्होंने बनाई हुई होती हैं 21 दिनों के अंदर वो 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, 150 से भी ज़्यादा ऑटो वालों को वहाँ पर देखते हैं, उसकी जांच करते हैं और जब ये जांच खत्म हो जाती है तो उन्हें प्रमोद और शमशूल तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी इन पे कार्रवाई चल रही है, अभी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये लोगों को पता चलता है इस घटना के बारे में, लोगों में काफ़ी आक्रोश छा जाता है क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में एक घटना घट चुकी थी, निर्भया कांड जो कि 2012 में हुआ था।
जिससे कि पूरे देश में हलचल हुई थी, पूरे देश में आंदोलन हुए थे, लोगों में आक्रोश हुआ था, बिल्कुल वैसी ही घटना वापस सामने आती है। एक बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस के ऊपर और हमारे न्यायालयों के ऊपर, क्योंकि अगर आप 2012 से संख्या बढ़ती ही जा रही है पूरे भारत में लगभग एक साल में 25,000 मामले सामने आते थे, और जो कि 2016 में आते आते 39,000 हो जाता है। इसमें तो कई केसेस ऐसी हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलती, क्योंकि हमारे समाज में कुरीतियाँ होती हैं। लोगों को बड़ा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो कई लोग केस ही नहीं करते हैं, और अगर जो केस करते हैं तो भी 100 में से 27 में सिर्फ सज़ा होती है। केसेस में सबूतों पूरा ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं, और हमारे न्यायालयों में केस काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें 4-4 साल 10-10 साल तक लग जाते हैं। रेप की सज़ा फांसी होती है, इस दरिंदगी की कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन हमारे देश में पिछले 24 सालों से आप उठा के देखिए, सिर्फ 5 ही लोगों को फांसी हुई है, जिसमें से 4 लोग निर्भया कांड के होते हैं और एक दूसरे जगह का होता है। मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आज तक ने जारी किया था। 2012 में 10,000 का केस सामने आता था, लेकिन वो बढ़ के 39,000 हो जाता है 2016 तक। और ये घटनाएं घटती नहीं है, वो बढ़ती रहती हैं। कई मामले तो हमारे सामने भी नहीं आते, क्योंकि लोगों को होता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उनकी इज्जत चली जाएगी। जैसे काफ़ी लोग नहीं करते, वो इस मुद्दे को दबा देते हैं। रेपिस्ट आज़ाद घूम रहे होते हैं, और वैसे भी अगर वो रेप का केस चलता भी है तो हमारे कोर्ट में काफ़ी समय तक वो चलेगा, 10 साल 5 साल ऐसे केसेस चलते रहे हैं, जब तक उनका नंबर आता है। लड़की के साथ ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होता है, या तो लड़की बन जाती है या फिर सुसाइड कर लेती है, रेपिस्ट आज़ाद हो जाते हैं। देशों की बात करें तो कनाडा में ये प्रतिशत है, और इंडिया में ये 60% तक रहता है, यानी हर 100 रेप केस मामले में 60 लोगों को दी जाती है, जो कि भारत में सिर्फ 27 है। जो न्यायाधीश है वो भी बचते हैं ऐसे रेप केसेस में फांसी देने से। हम गलतियां निकालें तो बहुत लोगों की गलती होती है, और सबसे बड़ी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की होती है, जो कि ऐसे लोगों को सोच देती है। अगर गलती निकाली जाए तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गलती होती, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अगर ख़त्म करना है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए। देश में कोलकाता में एक रेप केस हुआ था, जो कि एक डॉक्टर का गैंग रेप किया गया था, जिससे पूरा देश आक्रोश में था। उसके बाद अभी ये दिल्ली में ये केस सामने आया। बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारे एजुकेशन पे कि एक जो लड़की 8 सालों से नेकी का काम कर रही है, हालांकि उसके हालात ऐसे हो गए कि वो अपने दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन क्या को ये नहीं दिख रहा था? लड़की 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पैदल आ रही थी, खून से लथपथ थी, तो कम से कम आधा 1 घंटे का वो चल के सफ़र की होगी। क्या उसे कोई इंसान नहीं मिला होगा, या फिर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा? और जो डॉक्टर का केस सामने आया था, उसमें अगर लोग हैं वो एजुकेटेड थे, वो खुद डॉक्टर थे, रेप करने वाला खुद डॉक्टर था। शरीर में चीज़ें होती हैं, दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी हुई होती हैं, गलत चीज़ें भरी हुई होती हैं, तो वो ऐसे ही सामने आती हैं। हवस में इतने पागल हो जाते हैं कि अपना भविष्य नहीं देखते। करने के बाद उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, या फिर अगर रेप किया तो उसके बाद कौन सी सज़ा मिलेगी। अगर यही दुबई या कई अरब कंट्री होती, वहाँ पर अगर रेप करेंगे तो वहाँ पर सीधा सजाए मौत है। तो आदमी ये करने से पहले भी 100 बार सोचे। हमारे एजुकेशन सिस्टम और प्रणाली को इस पर देखना चाहिए। मुझे बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इससे जुड़ी कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। बाकी
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा।